Hello students, welcome to the official YouTube channel of Sanskaram Group of Schools. Students, today we are going to study the module number 2 of our history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Students, in the module number 2, we are going to discuss the structure of the society before the nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जब 18th सेंचुरी के एंड में कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति के रूप में प्रकट हुई, तो हम उस वक्त पहले वो आगे किस तरह से बढ़ी, उससे पहले हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि उस वक्त का समाज कैसा था, वहाँ की सोसाइटी में लोग किस तरह से रहते थे, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी उनकी, और उनकी पॉलिटिकल सोशल थिंकिंग क्या थी डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर. सो लेट अस डिस्कस. इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today. कि स्टूडेंट, यदि आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें कोई भी आपको वैसा राष्ट्र राज्य नहीं मिलेगा जैसे कि आज है. स्पेन है, स्विट्ज़रलैंड है, पुर्तगाल है, या फ्रांस है, या कोई और दूसरा देश है, टर्की, ये आपका यूक्रेन कह लो, सर्बिया कह लो, ये बेल्जियम कह लीजिए, या कोई और बड़ा कंट्री है, या छोटे भी बहुत सारे कंट्री है, बेलारूस वगैरह, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली के नाम से जानते हैं, स्विट्ज़रलैंड के रूप से, वो हम देखते हैं अभी. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territory. कि आज हम जिन इलाकों को जानते हैं किसके रूप में, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड या कोई और पर्टिकुलर कंट्री, तो हम देखते हैं कि ये तब राजशाही में, डचीज़ में और कैंटन में बटे हुए थे. राजशाही मीन किंगडम, एक राजा का इलाका. तो जैसे आज हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पहले स्टेट होता है, स्टेट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक होता है, ब्लॉक के बाद तहसील होता है. तो ऐसे ही एक किंगडम के अंदर जो स्टेट होता है उसको डिवाइड किस में किया जाता है, डचीज़ में किया जाता है. डचीज़ का हेड जो होता है वो ड्यूक होता है, जो नॉर्मली जो फ्यूचर किंग होता है, या किंग के रियल ब्रदर्स या जो उसके अंकल्स वगैरह, ये फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं क्लोज, वो होते हैं. उसके बाद कैंटन्स जो कि काउंट जिसका हेड होता है. इस तरह से वो छोटे छोटे सेक्शंस में टूटती चली जाती हैं. जहाँ के जो रूलर्स हैं उनकी अपने इलाके में स्वायत्ता होती है, मतलब कि वो पर्टिकुलर कुछ चीज़ों में सेल्फ डिसीजन ले सकते थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज within the territories of which live diverse people. जो हमारा ईस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल यूरोप है, पूर्वी और मध्य यूरोप, इनके हमारे भारत की तरफ का, रशिया की तरफ का, यहाँ क्या था कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, यहाँ निरंकुश राजशाही थी, राजतंत्र थे. विद इन द टेरिटरीज इन विच लिव डाइवर्स पीपल, जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, जैसे रशियन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, बड़े बड़े ये राजघराने जो एक बड़े एम्पायर पर रूल करते थे, और इसमें अलग अलग कल्चर के लोग थे. जैसे कि हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि रशिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो 15 देश उसमें से टूटे थे. तो इसमें से दागिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सर्बिया, और ना जाने आर्मेनिया, ये इसके बराबर में आर्मेनिया भी है, ये बेलारूस है, ये सब रशिया का ही पार्ट होते थे पहले. और यहाँ अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जिनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, इवन कईयों का तो रिलीजन भी अलग है. तो ऐसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर, जिसमें आज छोटे छोटे देश निकले हैं बहुत सारे, वो अलग अलग कल्चर के लोग हैं. They did not see themselves as a sharing a collective identity और अ कॉमन कल्चर. कि हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की,
जबकि हम ये कहते हैं, हमें लेसन क्या बता रहे हैं कि मिड 18 सेंचुरी मीन 1750 तक यहाँ यूनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी जिससे हमें लगे कि हाँ कोई भाईचारा है, कोई फ्रेंडशिप है और जिससे राष्ट्रवाद है उसकी फीलिंग बढ़ने वाली है, ऐसा कुछ नहीं था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर। ये अपने आप को किसी समान संस्कृति का भागीदार या किसी सामूहिक पहचान का भागीदार नहीं मानते थे। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic group। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। ये जातीय समूह क्या है? जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि नॉर्दर्न इंडियन है, वो क्या है? आर्यंस है। तो ये क्या है? एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, चलिए। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि हम हैब्सबर्ग साम्राज्य की बात करेंगे, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला साम्राज्य था। अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़ के बना था। It included the Alpine region, the Tyrol, Austria and the Sutherland। And for example, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। कि अगर एल्पाइन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, टीरोल, ऑस्ट्रिया और सटरलैंड, ये बेटा ऑस्ट्रिया का इलाका है, और जहाँ की बोहेमिया, जहाँ की एरिस्टोक्रेसी मीन रईस जो लोग हैं, अमीर ज़मींदार जो वर्ग है, वह प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, जो प्रमुखता क्या थे? ज़्यादातर लोग जर्मन बोलते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। यानी कि इटली का भी कुछ पोर्शन इसका हिस्सा होता था जहाँ पर इटालियन बोलते थे, लंबार्डी और वेनेशिया वाला इलाका। और इन हंगरी, और हंगरी के अंदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगियार वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। और हंगरी में तो आधे लोग मैगियार भाषा बोलते थे, जब बाकी लोग विभिन्न बोलियों का प्रयोग करते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश। जो अमीर अभिजात्य वर्ग था, रईस लोग था जो, वो क्या बोलते थे? पोलिश भाषा बोलते थे, पोलैंड की भाषा बोलते थे। Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant people। इसके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग वो भी रहते थे। बोहेमियंस एंड स्लोवाक टू द नॉर्थ। जैसे बोहेमियन और स्लोवाक नॉर्थ में रहते थे, जिन्होंने आज स्लोवाकिया कंट्री बनाया है। स्लोवेन्स इन कार्नेलिया, क्रोएट्स इन द साउथ, जिन्होंने क्रोएशिया कंट्री बनाया। रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसल्वेनिया। Such as difference did not easily promote a sense of political unity। और ऐसा जो इनके अंदर अंतर था, ये कहीं से भी राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाला नहीं था। इसमें इतना चेंज था इन लोगों में। द ओनली टाइप बाइंडिंग, अंडरलाइन दिस लाइन, कि उनको जो एक बंधन में बांधने वाला फैक्टर था ना, These diverse groups together was a common allegiance to the emperor। कि वो केवल सम्राट के प्रति इनकी निष्ठा थी, कि उनका जो सम्राट है वो एक है, बस यही इनमें एक कॉमन चीज़ थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि जब इतनी डाइवर्सिटी थी तो इन लोगों में राष्ट्रवाद की जो सोच है वो आई कहाँ से? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए खड़ा होता है। इसका मतलब हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, कि किस तरह से पहले हमने देखा कि वहाँ लैंग्वेज की, कल्चर की डाइवर्सिटी है। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर सोशल कंपोजिशन जो मिड 18th सेंचुरी की थी वो क्या थी। हम देखेंगे कि मेनली पहले दो ही वर्ग थे, एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री।
एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप के अन्य देशों में फैला तो गांव के लोग शहरों में काम की तलाश में आए। तो हमारे पास एक मिडल जो हमारा ग्रुप है वो और एग्जिस्ट हुआ इस वक्त, जिसमें मध्यम वर्ग के दो वर्ग आए, एक तो लोअर मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में वर्कर्स, शॉपकीपर्स वगैरह आए। तो जो हमारे ऑक्यूपेशनल जो एलिट्स हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअल कहते हैं, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स या मैनेजर्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, वो इस मिडिल क्लास के अपर सेक्शन में आए। तो इसका मतलब समाज में एक नया वर्ग भी उभरा। अब हम उसी को डिस्कस करते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जमीन का जो मालिक था वो था वहाँ का अमीर वर्ग, जो कि सबसे शक्तिशाली था। The member of this class was united by a common way of life that cut across regional divisions. Underline this line. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार फैला हुआ था। कैसे कि इन लोगों के जो रिश्ते थे वो इन देशों की जिन रजवाड़ों के अंदर ये रहते थे उससे भी बाहर जाकर ये अपने रिश्ते संबंध बनाए रखते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डिफरेंट जो उस वक्त किंगडम्स थी उनको आपस में जोड़ने वाली ये कड़ी थे। दे ओन्ड एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। इन लोगों के पास ग्रामीण इलाकों में जायदाद थी तो शहरी हवेलियाँ भी अवेलेबल थी। इनके पास शहरों में बड़ी बड़ी हवेली और बैंगलोस थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये लोग उच्च अपने शहरी काम के लिए और उच्च वर्ग के लोगों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। और इनके परिवार अक्सर शादी के बंधन में बनते थे। यानी कि एक रजवाड़े का कोई अगर एरिस्टोक्रेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ही रजवाड़े के, अपने ही किंगडम या किसी दूसरे एस्टेट ओनर की बिटिया से शादी करते या बेटे से कर दे। वो दूसरी एम्पायर की या किसी दूसरे किंगडम के एरिस्टोक्रेट से भी रिश्ता कर सकता है। जस्ट रिच होना चाहिए, एस्टेट ओनर होना चाहिए। ये लोग थे जो अपनी बाउंड्री से बाहर निकल रहे थे। The powerful aristocracy was, however, numerically a small group. तो एक मेन चीज़ कि ये जो रईस और अमीर और कुलीन वर्ग था, रिच वर्ग था, ये संख्या में बहुत छोटा ग्रुप था। The majority of the population was made up of peasantry. Underline is also कि ज़्यादातर जनसंख्या के लोग किसान थे। To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. वेस्ट यूरोप की तरफ अधिकतर जो किसान थे वो किराएदार, पट्टेदार या रेंट पर ज़मीन लेकर खेती करते थे। वाइल इन द ईस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, रशिया की तरफ और मध्य यूरोप में आप देखते हैं, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज करेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वाज कल्टिवेटेड बाय सर्फ। सर्फ का मतलब होता है कृषि दास, यानी कि आपका खेत में काम करने वाला एक स्लेव। और यहाँ पूर्व और मध्य यूरोप में विशाल जागीर थी, जहाँ जागीरदारों के खेतों में कौन काम करता था? कृषि दास करते थे। सर्फ, ये कृषि दास कौन होता है? कि जो आपके खेत में काम करता है, जिसको सैलरी नहीं दी जाती थी बेटा, इनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी दी जाती थी और इनको खरीदा जाता था। दे आर जस्ट लाइक स्लेव। अब हम बात करते हैं अपनी मिडिल क्लास की। इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप के जो हिस्से थे, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन्ट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। कि पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का और जो कमर्शियल ग्रुप है उनका बहुत ज़्यादा एमरजेंस आया, वो समाज में नहीं प्रकट हुए। और इनका जो एग्जिस्टेंस था वो केवल इस बात पे टिका था कि प्रोडक्शन करना और उसको सेल करना मार्केट में, यानी कि बिजनेस।
इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1750 के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था. बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. 1800 के बाद स्टार्ट हुआ. तो ये अंडरलाइन कर लिए एनटीएससी के लिए कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ और यूरोप में कब, बाकी यूरोप में कब हुआ. सॉरी. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, और इस उद्योगीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए. अब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक हम कह सकते हैं जो कामगार श्रमिक जो हमारा ग्रुप है, मजदूर वर्ग, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, और एक मध्यम वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सर्विस सेक्टर के लोगों से बना था. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के एंड तक ये मध्यम वर्ग जो है वो बहुत फैला नहीं था, क्योंकि इतनी उद्योग नहीं फैले थे, शहरों में आबादी इतनी बड़ी नहीं थी. तो अभी मिडिल क्लास एक नई सोसाइटी बनकर उभर रही थी जो अभी अपने पैर पसार रही थी. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. जो हमारी ये शिक्षित वर्ग है जिसको हम उदारवादी मध्यम वर्ग बोलते हैं, यहीं से राष्ट्रीय एकता के विचार है पनपने लगे. किसके बाद, जब जो हमारे ये रईस और जो कुलीन वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसके प्रिविलेजेस जब ख़त्म हुए, नेपोलियन ने जब ये सब किया था, प्रिविलेजेस को फिनिश किया था, तो ऐसे टाइम में जो हमारा ये एजुकेटेड मिडल ग्रुप जो है, इसने नेशनलिज्म के बीज यूरोप के सोसाइटी के अंदर बोने शुरू कर दिए. अब यहाँ देखो, लिबरल मिडल क्लास, उदारवादी मध्यम वर्ग. ये उदारवाद क्या होता है, लिबरल, कि ना तो थोड़ा सा पुराना ना बहुत ज़्यादा नया, एक नई विचारधारा जो राजा का विरोध नहीं करती थी लेकिन राजा की पावर को कंट्रोल करने की बात करती थी. तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर. उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, क्या सोच थी, ये क्या था लिबरलिज्म, लिबरल सोच थी क्या. क्योंकि हम आगे 9th में भी हमने पढ़ा था लिबरल्स, कंजर्वेटिव, रेडिकल्स, ये अप्रोचेस थी यूरोप के जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं. तो अब हम लिबरल जो नेशनलिज्म है उसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे इसमें. आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद से बिल्कुल नज़दीकी से जुड़े हुए थे. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, और ये उदारवाद यानी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का जो मेन वर्ड है लिबर, उस पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है मीनिंग फ्री, जिसका मतलब होता है आज़ादी. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ. अंडरलाइन कर लो उसको. ये आ गया कि सोशल लिबरलिज्म क्या है, कि उनका मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के सामने सबकी बराबरी. क्योंकि राजा अगर कोई गलत कर देता है, अरिस्टोक्रेसी कुछ गलत कर देते हैं तो उन्हें एग्जम्पशन होती थी, और कॉमन पीपल को रूल जो जस्टिस है वो डिनाई हो जाता था. तो यहीं से आई रूल ऑफ लॉ की बात और इक्वलिटी की बात. पॉलिटिकली और राजनीतिक लिबरलिज्म का मतलब क्या था, इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. अंडरलाइन दिस और इसके आगे स्टार बना लो. कि पॉलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था कि एक ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो, पीपल के द्वारा इलेक्टेड हो. Since the French Revolution, liberalism has stood for the end of the autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament.
फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद जो है निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। मतलब वो चाहते क्या थे कि क्लर्जी की प्रिविलेजेस ख़त्म हो जाए, जो गवर्नमेंट है सबकी कंसेंट से बने, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट जो है वो किंग को कंट्रोल करे, और पार्लियामेंट में जो बंदे आए वो इलेक्टेड होकर आए, रिप्रेजेंटेटिव चूज होकर आए। 19th century liberals also stressed the inviolability of the private property। और 19वीं सदी के जो ये उदारवादी थे ये निजी संपत्ति के स्वामित्व की ज़रूरत पर बल देते थे कि भाई ये भी होना चाहिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो लैंड होती थी कंट्री के अंदर वो किंग से बिलोंग करती थी। ही वॉज द होल एंड सोल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी एंड एरिस्टोक्रेट्स आल्सो। Yet, equally before law did not necessarily stand for universal suffrage। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ जाता है कि मेन जो हमने अभी किया था कि सोशल कंपोजिशन हमने पढ़ लिया, अब हम लिबरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपसे ऊपर जो मैंने अभी डिस्कस किया फर्स्ट पैराग्राफ, तो वहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय द सोशल लिबरलिज्म, ये मेंशन द टू फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जबकि ये जो पैराग्राफ है इसके आगे आप है ना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निशान मार्क कीजिए, जैसे मैं क्लास में करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि लिबरल होने का मतलब डेमोक्रेट्स नहीं था, कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्योंकि ये जो थे ना लिबरल्स, ये यूनिवर्सल अडल्ट जो फ्रेंचाइजी है उसके सपोर्टर नहीं थे। ये वुमेन्स को भी आगे वोट देने के पक्ष में नहीं थे। ये चाहते थे कि जो रिच लोग हैं और उनको राइट टू वोट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये राजा के सपोर्टर हैं। ये कहते हैं राजा हो, लेकिन राजा पार्लियामेंट से कंट्रोल हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी हो, यानी कि इनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। रूलर्स द किंग जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं चाहिए। सिर्फ ये राजा को अपोज नहीं कर रहे, सिर्फ राजा को लिमिट करने की बात कर रहे हैं। तो इसी को डिस्कस करते हैं। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली सो प्रॉपर्टी ओइंग मैन। कि फ्रांस की क्रांति में हमने क्या देखा था कि संपत्ति जो वान पुरुष थे केवल उन्हीं को वोट देने का हक था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। और वो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है और औरतें हैं उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल एन्जॉय सफरेज। केवल जब जैकोबिन की सरकार बनी थी ना कुछ समय के लिए, तो उसी में सब मेल को राइट टू वोट था। वहाँ तो तब भी फीमेल को तो नहीं था ना। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor। और फिर नेपोलियन ने भी क्या किया, उसने भी सीमित अधिकार वो वापस ले आई और महिलाओं को क्या बना दिया, उसके हस्बैंड और उसके बेटे और उसके भाई के अंडर में करते हुए उन्हें फिर से राइट ऑफ वोट ले लिया। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, कि उनको मेजर नहीं माना नेपोलियन, तो उनको तो माइनर ही डिक्लेयर कर दिया। यानी कि जैसे हमारे देश में होता है बिफोर 18 एज आप माइनर कहलाते हैं। चलिए, थ्रू आउट द 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights। पूरी 19वीं जो सदी और 20वीं सदी के जो आरंभिक वर्ष थे उसमें औरतों ने और नॉन प्रॉपर्टाइड जो मैन थे उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की जो डिमांड करते हुए बहुत सारे आंदोलन चलाए। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन किया कि लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब आ जाता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का। डिस्कस करते हैं
In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state-imposed restrictions on the movements of goods and capital. आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब है बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करना. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. और उस वक्त जो मध्यम वर्ग जो तेज़ी से उभर रहा था उसकी जोरदार डिमांड थी. भाई बिजनेसमैन लोग थे, इनको पैसा कमाना तो क्या करना पड़ेगा, व्यापार तो करना पड़ेगा ना. अब व्यापार ही नहीं होगा तो पैसा कैसे कमाएंगे, और उसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि पॉसिबल ही नहीं था. Let us take the example of the German speaking region in the first half of the 19th century. यानी कि 1850 का पहले का टर्म जो समय है उसमें हम जर्मनी वाले इलाके की बात करते हैं. Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे उससे अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से मिलाकर 39 राज्यों का एक महासंघ बना था जर्मन वाला एरिया. ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स ऑफ मेजर्स. और जो ये 39 छोटे छोटे राज्य थे ना, इसके अंदर क्या था, सबका अपना अपना करेंसी था, अपना अपना वेट और मेजरमेंट सिस्टम था. अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 टू हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग to sell his goods would have has to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% on each of them. कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जो व्यापारी अपना माल बेचता है उसको 11 सीमा नाकों से गुजरना पड़ता था, टोल टैक्स से गुजरना पड़ता था, और 5% के करीब उसको टैक्स पर पे करना पड़ता था हर एक बाउंड्री पर. ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. और जो टैक्स लगता था ना, जो कस्टम ड्यूटी देते थे वो देनी पड़ती थी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या वेट के अकॉर्डिंग. एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन. कि अगर कपड़ा आप बेच रहे हैं या कोई गुड्स दाल चावल या फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो हर जगह मेजरमेंट अलग अलग है. तो यानी कि हर बॉर्डर पे जाओ, कैलकुलेशन करो और तब टैक्स दो. तो बंदा तो सेल कब करेगा, कैलकुलेशन पे ही रहेगा. द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले विच वॉज इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लैंड. जैसे हम इंच में कपड़ा नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो उस वक्त जो यूनिट थी वो एले थी. और जहाँ जैसे मीटर बोलते हैं तो उस अलग अलग एरिया में एले का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग था. एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, मेन्स 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग 65.6 सेंटीमीटर, इन फेरबर्ग 53.5 और फ्राइबर्ग के अंदर ये 53.5 सेंटीमीटर. तो यानी कि आप तो कपड़े की टोटल लेंथ पे ही निकालने पे लगे रहेंगे जितने भी आप टोल टैक्स से गुजरेंगे. सच कंडीशन वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods and peoples and capital. एक नया जो व्यापारिक वर्ग था ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विकास का बाधा मानता था और वो चाहते थे कि एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र का निर्माण हो जाए जहाँ वस्तुओं का, सेवाओं का और पूंजी का जो आवागमन है वो बाधा रहित हो जाए, उसमें कोई रोक टोक ना रहे. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, इन 1834, अंडरलाइन दिस लाइन बेटा, अ कस्टम यूनियन ऑफ जोल्वेरियन वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड ज्वाइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स. क्या हुआ कि प्रशिया की पहल पे एक इन्होंने कस्टम ड्यूटी यूनियन है वो बनाई जिसका नाम रखा गया जोल्वेरियन. और इस यूनियन ने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसको मतलब कि टोटल 39 जो ये कन्फेडरेशन थी
इन्होंने मिलकर अपना एक यूनियन बना ली जिसका नाम रखा गया ज़ोल्वेरिया। ये क्या थी? एक कस्टम यूनियन, टैक्स यूनियन। और किसके इनिशिएटिव पर आई? प्रशिया पर। और मोस्टली जर्मन स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। और इस कस्टम यूनियन ने क्या किया? जगह जगह जो 11 जो टोल टैक्स थे उनको रिड्यूस किया, फिनिश किया। और नंबर ऑफ करेंसी भी जो 39 एरिया से मोर देन 30 करेंसी थी, करेंसी एक्सचेंज पे लगे रहते थे, उन्होंने उस पूरे एरिया में 2 ही करेंसी को लिमिटेड कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। तो देखो एक चीज़ हुआ, ये इकोनॉमिकली क्या आ गया? यूनिफॉर्मिटी, आर्थिक समरूपता एक जर्मन स्पीकिंग एरिया में आ गई कि आप अलग अलग नहीं हैं, आपके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम आपका एक जैसा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। अब कहीं ना कहीं ये क्या हो गया? नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? रेलवे का भी नेटवर्क है वो स्टार्ट हो गया, तो जिससे लोगों का आवागमन है वो बढ़ने लग गया। तो उनका क्या हुआ? हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। और इन्होंने क्या किया? आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया। मतलब कि बिजनेस, आप ट्रेन चल रही है तो एक जगह से दूसरी जगह आप जल्दी पहुंचेंगे, लोग अपना व्यापार बढ़ाएंगे तो लोगों का कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। जब लोगों का कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा तो उनमें फैमिलियरिटी, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा, दोस्ती बढ़ेगी। और यही नेशनलिज्म की शुरुआत है। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म strengthen the wider nationalist sentiment growing at that time। और उस समय पनप रही जो व्यापक राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनको आर्थिक जो राष्ट्रवाद की लहर है उसने मजबूत बनाया। क्लियर? तो यहाँ क्वेश्चन क्या आया? वाई वाज ज़ोल्वेरियन फॉर्म्ड, या व्हाट वाज ज़ोल्वेरियन, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। या ऊपर जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक लिबरलिज्म, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये हो जाएगा। अब हमारा जो सोर्स है बी, हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो सोर्स हैं ये हमें बोर्ड के पेपर में नज़र आएंगे, जहाँ से हमें एज अ सीन पैसेज ये दिए जाएंगे और इनसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स बिगेन टू थिंक इन द टर्म्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अर्थशास्त्री जो हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। अब तक वो एक किंगडम की बात कर रहे थे, लेकिन अब इकोनॉमिक्स भी नेशनल इकोनॉमी की बात करने लग गए। दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फोर्ज दिस नेशन टुगेदर। कि कैसे राष्ट्र का विकास हो सकता है और कौन कौन से जो इकोनॉमिक स्टेप हैं जो किसी कंट्री को डेवलप करने में, बिल्डअप करने में मदद कर सकते हैं। फ्रेडरिक लिस्ट जो है द प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी रोट इन 1834। ट्यूबिंजन के ये प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, इन्होंने 1834 में लिखा था। क्या लिखा था? द एम ऑफ ज़ोल्वेरियन इज़ टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन। अंडरलाइन दिस, कि ज़ोल्वेरियन का लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना। It will strengthen the nation materially as much by protecting its interest extremely as by stimulating its internal productive। ये राष्ट्र की आर्थिक हालत जितनी बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही इसकी आंतरिक उत्पादकता को भी बढ़ाएगा। It ought to awaken and raise the national sentiment through a fusion of individual and provincial interests। लोगों के जो अपने रीजन के हित आपस में जो उनके फ़ायदे हैं और नेशन में जो उनके खुद के जो बेनिफिट्स हैं उनको ये क्या करेगा? दोनों को मिलाएगा, जोड़ेगा उनको। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज दैट अ फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली मीन्स टू एंजेंडर नेशनल फीलिंग। जर्मन लोग अब समझ गए हैं कि एक मुक्त जो आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं से उत्पन्न होने वाला एकमात्र जरिया है, एकमात्र चीज़ है। कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़ोल्वेरियन ने हेल्प किया, इकोनॉमिक नेशनलिज्म में मेजर रोल प्ले किया। क्लियर यहाँ तक? तो आगे चलते हैं अभी हम।
अब जहाँ तक हमने देखा कि जो लिबरल्स लोग हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अब फिर से कंजर्वेटिव यानी कि परंपरावादी लोग समाज पर हावी होते चले गए। और ये सब हुआ नेपोलियन की हार से। नेपोलियन का, जिसको सब में शुरुआत में स्वागत किया यूरोप के आधुनिक निर्माता के रूप में, लेकिन जैसे जैसे उसने नए नए टैक्सेस बढ़ाता वो चला गया, तो और डिफरेंट जो देशों के लोग हैं उसके विरुद्ध होते चले गए। और फिर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ये आपस में मिले और मिलके जो फ्रांस की सेनाएं आगे पूरे यूरोप फ्रांस के साम्राज्य में शामिल करती जा रही थी, उन्होंने मिलकर नेपोलियन को रोका। अब चूँकि ये 4 राजा लोग थे, 4 रजवाड़े थे जो मिलकर नेपोलियन के खिलाफ आए, तो इन्होंने जब नेपोलियन को हराया तो ये फ्रांस में डेमोक्रेसी क्यों लाने वाले थे? बिल्कुल भी नहीं लाते। ये लोग तो खुद किंग थे। तो नेचुरली सी बात है, ये क्या चाहेंगे कि फिर से मोनार्की एस्टेब्लिश हो। और मोनार्की के सपोर्टर, पुराने ट्रेडिशनल जो बातों के सपोर्टर है, वो क्या कहलाते हैं? परंपरावादी, कंजर्वेटिव्स। तो हमारे लिए यहाँ एक नई वर्ड्स आ गया चैप्टर में, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। रूढ़ी का मतलब होता है बेटे पुरानी सोच, पुरानी बात। अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। एक ऐसा राजनीतिक सोच जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अब हम बात करते हैं नेपोलियन की। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism। नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपीय सरकारें थी वो परंपरावाद या रूढ़िवाद की भावना से भरी हुई थी। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च एंड द सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। इनका मानना था कि राज्य समाज की स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं हैं जैसे चर्च, राजा, सामाजिक ऊंच नीच, जो प्रॉपर्टी है, फैमिली है, इनको बनाए रखना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कंजर्वेटिज्म के बारे में डीपली पढ़ने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजीम्स सेट अप इन यूरोप फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। या व्हाट वर द मेजर बिलीव्स ऑफ कंजर्वेटिव्स, कि परंपरावादियों की प्रमुख सोच क्या थी या उनके विचार क्या थे। तो ये उनके स्टेप बाय स्टेप, तो ये उनके बेसिक बिलीफ, ये हेडिंग आ जाएगा बेसिक बिलीफ, कि उनका बेसिक बिलीफ क्या है कि वो चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी, फैमिली, मोनार्की, वो उसको सपोर्ट करते हैं और उनको बचाए रखना चाहते हैं। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। लेकिन ज़्यादातर जो परंपरावादी लोग थे क्रांति के पहले वाले दौर में जाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि जैसे क्रांति से पहले रजवाड़े थे या पुरानी जो चीज़ें थी वो सारी ना हों। Rather they realized from the changes initiated by the Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। इसके अलावा वो क्या चाहते थे कि नेपोलियन ने जो शुरू किए थे ना परिवर्तन, उससे उन्होंने जान लिया था कि जो आधुनिकरण है वो राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में हेल्पफुल होगा। कि यदि उनको, यानी कि जो हमारी रूलिंग फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन है ना वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा यदि उन्हें स्ट्रॉन्ग होना है तो। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। और ये आधुनिकीकरण अपनाने से जो राज्य है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और उस मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी? अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द यूरोप। कि एक आधुनिक सेना, एक कुशल नौकरशाही, एक चालू अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और जो कृषि दास की समाप्ति यूरोप के जो निरंकुश राजा है ना उनके सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए।
In 1815, representative of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. अब भाई उन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, तो नेचुरल सी बात है, जो इलाका नेपोलियन का था अब उसका तो कुछ ना कुछ इलाज इनको करना ही था। तो इसीलिए क्या हुआ कि ये चारों राज फैमिलीज जो राजाओं की जो यूनियन है वो बैठी कहाँ, वियना के अंदर, और डिसाइड किया फ्रांस का भाग्य। met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. और जो ये मीटिंग थी ना, इसकी अध्यक्षता की ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने। द डेलीगेट्स जो प्रतिनिधि थे drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing the most of the changes that had came about in Europe during the Napoleonic Wars. सबसे पहले इस लाइन को अंडरलाइन करो, इसके आगे स्टार बना लो कि ये है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना ट्रीटी। क्वेश्चन दूसरा आ गया, या फिर से 3 नंबर का, व्हाट वाज वियना ट्रीटी। क्लियर? वियना की संधि क्या थी, या वियना की संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन ने जो भी करा धरा था उसको पलटी मार दो, उसको नहीं छोड़ो। वो नहीं चाहते थे कि नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उनको एज इट इज रखा जाए। क्लियर? तो उन्होंने क्या किया, द बर्बन डायनेस्टी which had been deposed during the French Revolution was restored to power and the France lost the territories it had annexed under Napoleon. सबसे पहले जो बर्बन फैमिली लुईस 16 को जो हत्या की गई थी, तो उसका जो कज़िन ब्रदर था उसको लुईस 18 को ये गद्दी दी गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लुईस 17 है वो लुईस 16 का बेटा था, जो उसके पिता के साथ उसकी मृत्यु के 2 साल के बाद जेल में ही 10 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो लुईस 18 को क्या बनाया गया, किंग डिक्लेयर किया फ्रांस का, जो कि ये रूलिंग फैमिली, ये लोग देश छोड़ के भाग गए थे उस वक्त। और क्या किया, वो इलाका जो नेपोलियन ने जीता था वो सारा का सारा फ्रांस से उन्होंने ले लिया, इन चारों देशों ने। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप इन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। अंडरलाइन करो, ये सेकंड पॉइंट है वियना ट्रीटी का, कि जो विभिन्न छोटे छोटे राज्य जो है ना फ्रांस की बाउंड्री पे सेटअप कर दिए गए। क्यों? टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सप्रेशन इन फ्यूचर, कि कहीं फिर से ये फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना करने निकल जाए, कहीं ये फिर से अड़ोसी पड़ोसी देशों को ना कब्जा ले। Thus, the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Geneva was added to the Piedmont in the south. Prussia was given important new territories within the western frontier, while Austria was given control of the northern Italy. चारों तरफ ये 4 राजघराने उसकी 4 बाउंड्री पे बैठ गए। But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon were left untouched. और जर्मन एरिया को जो 39 जो ये कन्फेडरेशन थी, छोटी छोटी यूनिट्स जो नेपोलियन ने इनको ऑर्गेनाइज किया था, इनको अनटच छोड़ दिया। इन ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ द पोलैंड वाइल प्रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। प्रशिया को तो सैक्सोनी का इलाका दे दिया और रशिया को पोलैंड का इलाका दे दिया, जो कि नेपोलियन ने जीते थे। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। ये सब क्यों किया जा रहा था कि नेपोलियन ने जिन राजवंशों को उखाड़ फेंका था उनको फिर से बहाल करना है और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी सिस्टम है उसको स्टार्ट करना है। यानी कि अब लिबरलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है, जो लिबरल हैं अब यानी कि उनके पिटने की बारी आने वाली है। अब ये कंजर्वेटिव्स ने क्या किया देखेंगे। कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये जो 1815 में जितने भी रूढ़िवादी शासन थे वो सब के सब निरंकुश थे, अब्सोल्यूट थे, अपनी मनमर्जी चलाते थे, प्रजा की नहीं सुनते थे, दरबार से नहीं डरते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू करब एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो भी उनके विरुद्ध बात करता था वो उसको बर्दाश्त नहीं करते थे,
मतलब आप सोच लीजिए कि राजा के इलाके में राजा के खिलाफ बोलोगे तो फिर आप गायब पाए जाओगे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। और क्या हो रहा था, उन सारी गतिविधियों को दबाना चाहा जो कि आवाज़ उठाते थे राजा के खिलाफ, चाहे वो किताब थी, चाहे अखबार था, चाहे गीत था, नाटक था, सब पे नियंत्रण लगाने का उन्होंने सोच लिया, स्टेप्स उठाए गए और इसी चीज़ को दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से। द क्लब ऑफ थिंकर्स एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग टू 1820। दिख गया ये कि चिंतकों का क्लब है, 1800 के 20 के आसपास बनाया। ये एक आपका व्यंग्य चित्र है जिसमें क्या दिखा रखा है, द प्लाक ऑन द लेफ्ट बी एट द इंस्क्रिप्शन, एक पट्टी उस पर लिखा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। यानी कि बोल नहीं सकते, मन के अंदर सोच लो, प्रकट नहीं करना, यानी कि देर इज़ नो राइट टू स्पीक, सोचने का अधिकार नहीं है इस वक्त। इसका मतलब 1820 में आपसे बोलने की अभिव्यक्ति छीन ली गई, आज़ादी की अभिव्यक्ति ले ली गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी ले ली गई। साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ द लर्नेड सोसाइटी। यहाँ एक पीछे बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी। टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे स्क्रम द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर अपॉन ए टर्निंग। ऐसी किसी चीज़ से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई भी सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए तो सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह पर बंद रखने वाले मजल बांटे जाएंगे, यानी कि मास्क बांटे जाएंगे ताकि आप बोल ना पाएँ। तो ये था हमारा कंजर्वेटिव रिजीम्स की आइडियोलॉजी, उनकी सोच। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहेंगे। Book, plays, songs that reflected the ideas liberty and freedom associated with the French Revolution, जो कि फ्रांस की क्रांति से क्या थे, ये संबंध थे। जितने भी लोगों का, इनका एक ही मुद्दा था, क्या, आज़ादी किसकी, प्रेस की। फ्रांसीसी क्रांति से ही सारे के सारे विचार लिए गए थे, नाटक वगैरह ये सब। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। फ्रांस की जो क्रांति थी वो लिबरल्स को बार बार इंस्पायर कर रही थी। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। और इस वक्त क्योंकि फ्रांसी क्रांति में क्या था, सेंसरशिप को अबोलिशन की मुद्दा था ना, तो इसीलिए लिबरल्स ने क्या किया कि उन्होंने भी एक मेन मुद्दा बना लिया कि प्रेस की स्वतंत्रता चाहिए। द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। अब ये क्रांतिकारी क्या हैं, तो यहाँ से हमारा एक फिर से नया क्वेश्चन आ गया, हु वर रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी कौन थे, व्हाट वर देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी राजनीतिक सोच क्या थी। हमारे यहाँ चित्र में दिखाए गए हमें जिसेपे मेज़नी एक इटालियन क्रांतिकारी हैं, इन्होंने कई क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इन्होंने कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, फिर इन सीक्रेट सोसाइटी की ज़रूरत क्यों थी। भाई सीधी सी बात है, कंजर्वेटिव रिजीम है वो फिर से सेटअप हो गया, सारे सेंसरशिप के लॉज हैं जो हैं वो फिर से बना दिए उन्होंने। अब जो लिबरल थिंकर्स थे उनके लिए सोसाइटी में कोई जगह नहीं बची। जो भी मोनार्की का अपोज कर रहा है उसमें हमने देखा कि वो ऑटोक्रेटिक थी, उनको क्रब कर रही थी, यानी कि उनको पनिश कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे, मार रहे थे। तो अब ऐसे में बेचारे ये लिबरल क्या करेंगे, अंडरग्राउंड ही तो होंगे, देश छोड़ के भागेंगे, मरना किसने है, क्योंकि फिर अगर आप मर ही गए तो फिर उस काम को आगे कंटिन्यू कौन करेगा। तो अब ये लिबरल जो कि अपोज कर रहे थे कंजर्वेटिविज्म का, इनको क्या कहा जाने लग गया, रेवोल्यूशनरीज। तो हमारे पास फिर क्या आया, हु वर रेवोल्यूशनरीज, जो बुक में नहीं मिलेगी आपको,
दे वर लिबरल नेशनलिस्ट, ये उदारवादी क्रांति राष्ट्रवादी थे। हु सॉ द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो चाहते थे कि जो आज़ादी का संघर्ष है उसको लिए सबसे पहले ज़रूरी है राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राजा हो चाहे ना हो, लेकिन पार्लियामेंट हो और पार्लियामेंट में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हो, और वो जो जनता है उसको सोचने की बोलने की अभिव्यक्ति मिले। चलिए फिनिश करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम थे उसका जो क्रूर शासन था उससे बहुत सारे जो लिबरल राष्ट्रवादी थे वो छिप गए। सीक्रेट सोसाइटी स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज़। गुप्त संस्थाएं बनने लग गई यूरोप के विभिन्न देशों में जो क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दे रही थी और अपने विचार फैला रही थी। यहीं पर एक नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है कि वाई वर सीक्रेट सोसाइटीज़ वर फ्रेम्ड। सीक्रेट सोसाइटी क्यों बन रही थी? क्योंकि कंजर्वेटिव रिजीम उनको क्रश कर रहा था लिबरल्स को, तो सीक्रेट ही बनाएंगे, वो ओपन कौन आएगा चैलेंज देते हुए, क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा था। टू बी रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम मीन्ट अ कमिटमेंट टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। देखिए यहाँ क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था इस वक्त यूरोप में, कि आप साम्राज्यवाद के विरोधी हैं और वियना ट्रीटी के बाद जो भी एस्टेब्लिश हुए थे साम्राज्य उनके अगेंस्ट जा रहे हैं और आपको चाहिए स्वतंत्रता, ठीक है ना, और साथ ही साथ चाहिए आपको अपने लिए प्रेस की आज़ादी और साथ ही साथ जो राष्ट्रों की स्थापना, नए राष्ट्र हो जिसमें लोगों को राइट टू वोट हो, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, ये सब सोच। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसेपे मैज़नी, और इन्हीं में से एक जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था वो था जिसेपे मैज़नी। Born in Geneva in 1807, he became a member of the secret society of Carbonari। जो कार्बोनारी की जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो उसका एक सदस्य था। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria। वो इटली का यूनिफिकेशन करना चाहता था, इसलिए लिगुरिया में उसने जो कोशिश की उसके लिए उसको देश निकाला दे दिया गया। He subsequently founded 2 more underground society। उसने 2 गुप्त संस्थाएं बनाई। फर्स्ट थी यंग इटली इन मार्सिले और यंग यूरोप इन बर्न, ये जर्मनी का इलाका था बर्न। हुज मेंबर वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। और इन गुप्त संस्थाओं में सभी उस जैसे नौजवान थे जो उसकी जैसे सोच रखते थे। जैसे हमारे देश में भगत सिंह, चंद्रशेखर, मोहम्मद इकबाल की जो संस्थाएँ थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये अपनी संस्थाएँ बना रखी थी क्रांतिकारी, उन्हीं की तरह की बात हो रही है। उन लोगों ने भी इन्हीं लोगों से प्रेरणा ली थी। मैज़नी बिलीव दैट, क्या मानता था मैज़नी? गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि ईश्वर ने जो राष्ट्र है ना उसको क्या बनाया है? एक नेचुरल यूनिट है जिसका काम है मनुष्यों का भला करना। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। तो उसे इटली है, छोटे छोटे राज्य या रजवाड़े नहीं चाहिए, उसको इटली एक नेशन बनाना है ताकि उसके कॉमन मैन का वेलफेयर हो सके। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये जो एकीकरण है इसके लिए क्या चाहिए? इटली की आज़ादी। Following his model, secret society were set up in Germany, France, Switzerland, Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। और मैज़नी जिस एक्टिवनेस के साथ लगा हुआ था इन डिफरेंट एरियाज़ के अंदर रजवाड़ों का और साम्राज्यवाद का विरोध करने, तो उसके विचार जिस तरह से पूरे यूरोप में फैल रहे थे, तो मैटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे उन्होंने क्या कहा? डिस्क्राइब हिम द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उस वक्त की सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु किसको कहा गया? मैज़नी को।
किसने कहा? मैटरनिक ने। ये सामाजिक व्यवस्था क्या है? राजा, राजा के बाद उसके दरबारी, स्टेप बाय स्टेप जागीरदार, जमींदार जनता का शोषण कर रहे हैं। ये पुराना क्रम है जो पैसे के हिसाब से चलता है, पोस्ट के हिसाब से चलता है, और जो निचले पायदान पे गरीब है वो बना ही ऊपर पायदान के लोगों की सेवा करने के लिए है, जो कि देखा जाए तो आज के जो मानवीयता रूप है उसमें बिल्कुल गलत है। लेकिन उन लोग जो कंजर्वेटिव थे उनको ये सही लगता था, उनको लगता था कि ये सिस्टम किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। तो स्टूडेंट, या मैजनी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि हु वाज जिसिपे मैजनी, नेम द 2 सीक्रेट सोसाइटी फ्रेम्ड बाय द जिसिपे मैजनी, हु वर रेवोल्यूशनरीज। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ मॉड्यूल 2। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, इट्स ओके, बट मैंने आपको पूरा जो मॉड्यूल 2 है बहुत ही स्लोली और आराम से ये आपको दिया है, ताकि जो आपका रिवीजन है इस चैप्टर का वो थोरली हो जाए। और किसी भी तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी अगेन। टिल देन, थैंक यू, बाय, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो you can also share it with your friends. Thank you, bye again.